हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा एंड आज हम बात करने वाले हैं चाइना और ताइवान के इशू को लेके। दोस्तों, अभी करंट सिचुएशन को जानने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री समझा देता हूँ इसकी कि आखिर ये कितना पुराना है और ये कब से चल रहा है। दोस्तों, बेसिकली ये तब से चल रहा है जब चाइना में सिविल वॉर हुए थे। बेसिकली 1927 से 1949 ये वो साल थे जब चाइना में एक तरह से सिविल वॉर चल रहा था। बेसिकली दो पार्टीज थी, एक तरह से आप ऐसा मान लो। पहली थी जो केएमटी थी, ठीक है, और दूसरी थी जो हमारी सीसीपी थी, यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। बेसिकली ये दो आइडियोलॉजी के बीच की लड़ाई थी, एक डेमोक्रेसी और दूसरा कम्युनिस्ट। एक तरह से कोल्ड वॉर का शिकार हो गया था एक ये जो देश है चाइना। ये बेसिकली जो दो बड़ी कंट्रीज थी वो उस टाइम पे इस चीज के पीछे लड़ाई कर रही थी कि सुपर पावर कौन है। तो उनका हर जगह पे ये इन्फ्लुएंस रहता था कि भाई इस देश में डेमोक्रेसी रहनी चाहिए और एक चाहते थे कि इस देश में कम्युनिस्ट का राज होना चाहिए। तो बेसिकली रशिया और अमेरिका के बीच की लड़ाई थी जिसके बीच में चाइना पिस गया। 1927 से लेके 1949 तक वहां पे सिविल वॉर हुए। सिविल वॉर बेसिकली दो पार्टीज के बीच में, जैसा मैंने पहले बताया, केएमटी और सीसीपी। ठीक है, जो केएमटी थी उनको कोई और लीडर हेड कर रहे थे और जो सीसीपी थे उनको जो कम्युनिस्ट लीडर थे उनका सपोर्ट था। अब हुआ ये कि 1949 के अंदर अल्टीमेटली कम्युनिस्ट जो हैं वो जीत जाते हैं और जो केएमटी वाले लोग थे वो ताइवान की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। मतलब बेसिकली वो ताइवान पे अपना कंट्रोल ले लेते हैं। अब वो ऐसा मानते हैं कि चाइना को ताइवान के जरिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब मेनलैंड जो है चाइना है उससे चाइना को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, जो ताइवान है वहां से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब काफी टाइम तक, मतलब चाइना के इंडिपेंडेंस के या बेसिकली वहां पे जो स्टैब्लिश हो गई गवर्नमेंट, उसके काफी टाइम के बाद तक भी ताइवान को ही एक्चुअली चाइना माना गया। मतलब जो चाइना का जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन था वो ताइवान की तरफ से ही माना गया था। ठीक है, लेकिन जब काफी टाइम हो गया, जब इस चीज को ये एक तरह से रियलाइज किया जाने लगा कि मेनलैंड चाइना जो है वो बहुत बड़ा है और ताइवान उसके कंपेयर में बहुत छोटा है, तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी अगर हम उन लोगों को छोड़ के और इनको रिप्रेजेंटेटिव मान लें चाइना का। तो फिर अल्टीमेटली चाइना को रिकॉग्नाइजेशन मिली। वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूं मैं। बेसिकली हुआ ये था कि अब दो अलग अलग आइडियोलॉजी के बेस पे, अब कहने को तो वो एक ही कंट्री है लेकिन उसके अंदर दो रीजन ऐसे हो गए, एक ताइवान एक मेनलैंड चाइना, जहां पे दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग की गवर्नमेंट है। तो इसी वजह से वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इसी से स्टार्ट हुआ था। उसका रूट कॉज यही है और उसके आगे चल के तो फिर वो मुद्दा बढ़ता गया। अब बेसिकली क्या है कि उसके जैसे चाइना का जो मेनलैंड है और जो ताइवान है उनके बीच में एक ताइवान स्ट्रेट, मतलब ताइवान की खाड़ी कह लो आप, वो पड़ती है। अब बेसिकली वो एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन हो जाता है। अब है क्या कि चाइना उसको क्लेम करता है, ताइवान भी क्लेम करता है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, आने जाने का रास्ता जो भी है, ठीक है ना, ये सारा चाइना और ताइवान दोनों क्लेम करते हैं। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का एक तरह से एक रीजन हो गया ये भी। उसके बाद ये हुआ कि जब ऑब्वियसली कोई भी ऐसा इंटरनेशनल मुद्दा होता है तो वहां पे यूएस का इन्फ्लुएंस जरूर रहता है। तो कहीं ना कहीं यूएसए का इन्फ्लुएंस चाइना की तरफ नहीं था, ताइवान की तरफ बहुत ज्यादा था। और ताइवान की जो पार्टी थी उसको काफी टाइम तक मेनलैंड चाइना के रूप में रिकॉग्नाइज यूएस नहीं किया था। लेकिन अब क्या हो गया, अब चीजें थोड़ी सी बदल गई है। अब सिचुएशन थोड़ी ऐसी आ गई है कि जो यूएस है वो ना तो ताइवान को एक फुली एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में दर्जा देने को तैयार है और ना ही वो उसको ये मानता है कि ये चाइना का हिस्सा है। अब मैं थोड़ा डिल्यूजनल सा हो गया इनका स्टैंड। अब फोर्सफुली इन्वेड भी नहीं करने दे रहे क्योंकि चाइना ने बोल रखा है ऑलरेडी कि 2027 तक हम इसको बाय फोर्स और बाय डिस्कशन कैसे भी हम इसको मेनलैंड चाइना में ले आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा भी करने को वो लोग तैयार नहीं है। मतलब यूएस इस चीज को भी करने मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा किया जाए कि फोर्सफुली लिया जाए। हाँ, डेमोक्रेटिकली तरीके से अगर कोई देश जाना चाहे उसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फोर्सफुली इन्वेजन होगा तो हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन कितना सपोर्ट करेंगे, मतलब प्रॉपर एक तरह से ऐसा मानेंगे कि अगर उनके ऊपर वॉर होता है तो हम उनकी तरफ से लड़ेंगे, ऐसा है उनका कहने का मतलब। ये भी अभी क्लियर नहीं कर रहे वो लोग, ठीक है ना। तो बड़ा डिल्यूजनल सा उनका स्टैंड पॉइंट है इस टाइम पे। और कम्युनिज्म का रोल इसमें हमेशा से रहा है, ठीक है ना।
सिविल वॉर जो था वो मेजरली फैक्टर ही कम्युनिज्म की तरफ से था, क्योंकि कम्युनिस्ट चाहते थे कि बेसिकली चाइना में एक तरह से कम्युनिज्म फैले, उसी का राज हो। ठीक है, अब थोड़ी सी जो अभी फिलहाल की करंट की सिचुएशन चल रही है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अब इसमें ऐसा है कि जो पीएलए है, जो मतलब जो मेन पार्टी है चाइना की, उन्होंने क्या किया है कि अपनी कॉम्बैट जो कैपेसिटी है, जो उस कॉम्बैट की रेडियस है, उसको इंक्रीज कर दिया है। कैसे किया इंक्रीज? 4 जनरेशन के, तो मतलब 4 अलग अलग टाइप के तो फाइटर जेट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, मतलब J-10 से लेके J-20 तक, J-10, 11, J-16, J-20। हालांकि इन्होंने अभी वॉर में एक बार भी compete नहीं किया, और अभी हमने रिसेंट में देखा कि J-17 जो चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं, कहने को वो बहुत अपग्रेडेड और अच्छे जहाज हैं, लेकिन उन्होंने कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर, है ना, कोई ज्यादा काम आ नहीं पाए। तो वो ये भी हो सकता है कि भाई ये काम के निकलेंगे नहीं निकलेंगे, वी डोंट नो, बट एक तरह से ये बात जरूर है कि उनके पास है, उन्होंने J-10 से लेके 20 तक की एक सीरीज जनरेट करी है, एक सीरीज बनाई है, और ये सारे जेट्स हैं जो कि ताइवान जो है, ताइवान को बिना मतलब एक तरह से एक मौका दिए, बिना कोई मौका दिए, बिना रिफ्यूलिंग के ताइवान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, और ताइवान के इंटीरियर बेसिस तक पहुंच सकते हैं। हालांकि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेसिटी चाइना के पास डेफिनेटली होगी और है, ठीक है ना, लेकिन उनको जरूरत नहीं है रिफ्यूलिंग की, वो बिना रिफ्यूलिंग के, क्योंकि उनके पास वॉरशिप्स इतने हैं, नेवल जो वॉरशिप्स हैं, वहां से भी अगर वो टेक ऑफ करें तो वो इजीली ताइवान के इंटीरियर बेसिस तक पहुंच सकते हैं, इसमें कोई उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो नेवी की बात करें अगर, तो 2022 के बाद में एक रैपिड इंप्रूवमेंट उनकी नेवी में देखने को मिला है। ठीक है ना, और इसमें यह भी रहा है कि ताइवान को अटैक करने के लिए चाइना को वॉर स्टार्ट करने से पहले पैसिफिक ओशन के अंदर आना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहीं वो चाइना के पास में ही ट्रैप ना हो जाए। देखिए, इसमें क्या है कि जब भी किसी आइलैंड पे अटैक करना होता है तो आपकी लोकेशन क्या है, ये बड़ा मैटर करता है। अब ताइवान की जो लोकेशन है वो बेसिकली पैसिफिक ओशन में पड़ती है। अगर आप ताइवान पे अटैक करना चाहते हो तो आपको फॉरवर्ड पहले जाना पड़ेगा। अगर आप चाइना के पास रह के उस टाइम पे वॉर शुरू कर दोगे तो एक ब्लॉकेड लग जाएगा, आप पहुंच ही नहीं पाओगे ताइवान तक। अगर मान लो कि यूएस आ जाता है ताइवान के सपोर्ट में, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, तो चाइना की जो वॉरशिप्स हैं वो ताइवान तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर पहले से ही नेवल ब्लॉकेड लगा दिया तो फिर आप कैसे पहुंच जाओगे, और आपका बहुत सारा टाइम आप यहीं पे वॉर में उलझ जाओगे, जो कि वहां पे आपको सपोर्ट करना था अपनी मतलब एक तरह से फोर्सेस को, आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आप तो यहीं वॉर में उलझे हुए हो, चाइना के पास में ही, चाइना के कोस्ट पे। ठीक है ना, तो ये उनके लिए एक पॉइंट है कि उनको पहले से वहां पे पहुंच के अपनी जो एक तरह से पोजीशन है वो लेनी पड़ेगी पैसिफिक में जाके। ठीक है ना। अब लेकिन इनके पास इतनी तैयारी है, इतने हाई लेवल की इनकी तैयारी है, जो इनकी कोस्ट गार्ड शिप्स हैं और जो ताइवान के मतलब वो ताइवान के अराउंड इन्होंने काफी डीप तक उसको डिप्लॉय कर रखा है। जो इनकी कोस्ट गार्ड शिप्स है चाइना की, वो ऑलरेडी इन्होंने ताइवान के काफी अंदर तक, मतलब काफी डीप लेवल तक डिप्लॉय कर रखी है। और अगर वॉर हुआ तो, और वॉर या फिर वॉर जैसी कंडीशन भी बन गई, तो ये मतलब ब्लॉकेड पोस्चर में मूव कर सकती है सिर्फ कुछ घंटों के अंदर। देखो क्या होता है, आइलैंड के ऊपर अटैक करना आसान भी है, लेकिन उससे पहले कि आप अच्छी तैयारी कर चुके हो, आपकी पोजीशंस अच्छी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आइलैंड है तो उसमें ज्यादातर ये चीज रहती है कि जो खाना होता है या जो स्पेशली जो एनर्जी होती है वो बाहर से इंपोर्ट होती है। अगर आपने ब्लॉकेड लगा दिया तो फिर कोई आप एनर्जी इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, और बिना एनर्जी के वॉर लड़ा नहीं जा सकता, राइट। अगर आपकी कंट्री में फ्यूल ही नहीं है तो फिर आप वॉर कैसे लड़ोगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आइलैंड है तो ऑब्वियसली उसके पास एक दो ही रास्ते हैं आने के, मेन तो उनका रास्ता नेवल के जरिए ही आएगा, नेवी के जरिए ही। अगर आपने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया तो फिर उस कंट्री के पास ज्यादा टाइम नहीं है सरवाइव करने के लिए। तो बेसिकली बात यह है कि चाइना जो है वो इतना अच्छी से तैयारी कर चुका है इस चीज को लेके कि भाई कुछ घंटों के अंदर ही वो ब्लॉकेड कंडीशन में आ सकता है, मतलब वो ब्लॉक कर सकता है, उनके जो नेवल ब्लॉकेड लगा सकता है।
अच्छा, इस टाइप की डिप्लॉयमेंट देख के यूएस ने भी बोला है कि चाइना ने जो अपना टाइम है और अपना जो एक तरह से डिस्टेंस है वो दोनों कम कर दिया है अगर वॉर जैसी कंडीशन आती है। मतलब आप इतने सक्षम हो चुके हो अब जो आज की डिप्लॉयमेंट है उसके हिसाब से कि अब वो जो डिस्टेंस है ना जो चाइना और ताइवान के बीच में जो ताइवान स्ट्रेट पड़ती है वो डिस्टेंस बेसिकली आपने खत्म कर दिया है। अब उसका कोई मायना नहीं है, ना तो आपको टाइम लगेगा ब्लॉकेड करने में, ना ही आपको कोई ज्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। आपने इतना डीपली पहले ही अपनी शिप्स को डिप्लॉय कर रखा है। अच्छा, अब हिस्ट्री की बात करें थोड़ा सा, इसकी हिस्ट्री वो तो हिस्ट्री मैंने आपको पहले की बताई थी जब केएमटी और जो दो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी उनके बीच में जो लड़ाई थी, वो तो अलग अलग पुरानी हिस्ट्री है। जो अभी रिसेंट हिस्ट्री की बात करें तो 2019 के अंदर जो शी जिनपिंग है, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बोला था कि अपनी आप कैपेबिलिटी बढ़ाओ, ठीक है ना, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको और इंक्रीज करो, क्योंकि इन्वेड करना है हमें इसको, ताइवान को, कब तक, टिल 2027, यानी कि 2027 तक हमें ताइवान को इन्वेड करना है। 2019 में उन्होंने ये बात बोली थी और जो गोल्स उन्होंने डिसाइड किए थे उस टाइम पे उसका काफी सारा हिस्सा चाइना ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो यानी कि कंडीशन बहुत सही नहीं है, बहुत टाइट हो चुकी है कंडीशन। अच्छा, अब ताइवान की थोड़ी कंडीशन जान लेते हैं। देखो वैसे तो हमें सभी को पता है कि ताइवान जो है वो छोटा सा है, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर वगैरह बनाता है, वो बात सही है। दुनिया के जो काफी मतलब आधे से ज्यादा परसेंटेज ऑफ सेमीकंडक्टर वहीं से बनते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स जो बनती है। लेकिन बाकी चीजों में क्या वो वॉर लड़ने की स्थिति में है, वो भी चाइना जैसी पावर से, जिससे आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है, क्या उसकी स्थिति कैसी है उसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। देखो सबसे पहले वॉर लड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एनर्जी, ठीक है ना। अब एनर्जी के मामले में ताइवान ऐसा है कि ताइवान जो है वो सबसे ज्यादा वेलनरेबल एनर्जी को लेके ही है, क्योंकि वो एक आइलैंड है तो ऑब्वियसली एनर्जी वो इंपोर्ट करता है, अपनी एनर्जी का 96% इंपोर्ट करता है। मतलब आप समझ जाओ कि कितनी डिपेंडेंसी है एनर्जी को लेके इंपोर्ट के ऊपर। अगर आपने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया तो ज्यादा से ज्यादा जितना स्टॉक होगा वो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। आइलैंड के ऊपर कितना स्टॉक कर लोगे आप? तो ठीक है, 96% इंपोर्ट करते हैं। और इसमें सबसे जरूरी ये चीज है कि वो जो इक्विवेलेंट लिक्विफाइड गैस है ना वो इंपोर्ट करता है, और उससे उसकी टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसका 42% उसी के जरिए चलता है। मतलब आप समझ लो कि लिक्विफाइड गैस जो वो इंपोर्ट कर रहा है उससे 42% ऑफ द एनर्जी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर रहा है। अगर आपने वही रोक दिया तो देश की आधी एनर्जी तो वहीं चली गई ना। मतलब आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास गैस ही नहीं है, तो आप व्हीकल कैसे चलाओगे, आप वॉर लड़ोगे कैसे? वॉर लड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज ही ये है, ठीक है। उसके बाद अब ताइवान जो है वो जब उसने देख लिया कि यार ये सिचुएशन आ रही है, तो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी उसने भी अपने हिसाब से बढ़ानी शुरू करी है, और रिन्यूएबल एनर्जी को भी थोड़ा बूस्ट किया है कि अगर चलो कुछ भी जितना परसेंट भी ये कर पाए उतना तो होगा, ठीक है। और उसके साथ ही जो अपने पुराने जो कोल से चलने वाले जो फायर स्टेशन थे उनको भी फिर से चालू कर दिया। इन्होंने अपना जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसका जो मिनिमम स्टॉक है उसको भी 11 डेज से बढ़ा के 14 डेज का कर लिया है। मतलब 3 दिन का स्टॉक पाइल और कर लिया है, बढ़ा लिया है। और मतलब एक तरह से ये प्लान है 2027 का, मतलब ये इस पे काम कर रहे हैं और इसको बढ़ा के ये कितना करने वाले हैं, 11 दिन से 14 दिन करने वाले हैं। फूड की बात कर लेते हैं। 70% कैलोरीज जो उस देश के लोग खा रहे हैं वो इंपोर्ट होती है। मतलब हालांकि वहां पे ऐसा नहीं है कि वहां पे खेती नहीं होती, वहां पे राइस और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो सी फूड है वो सफिशिएंट है वहां पे। लेकिन फिर भी जो मतलब जो कैलोरीज वहां के लोग खा रहे हैं इस टाइम पे, जो खाना खा रहे हैं उसमें से 70% ताइवान इंपोर्ट करता है, ठीक है। इसमें भी ये चीज है कि अब जो चीजें अवेलेबल है देश के अंदर उनका तो स्टॉक कर सकते हैं ना हम। तो इसने क्या किया है कि 7 महीने के लिए चावल और 12 महीने के लिए जो मीट है और इनको स्टॉक कर लिया। फिर उसके बाद अगली बात होती है, देखिए, इंफॉर्मेशन ब्लॉकेड भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अगर आपको कोई बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, मान लो अमेरिका कोई कुछ चीजें इन्फॉर्म करता है इन लोगों को कि भाई इस जगह पे अटैक होने वाला है, तुम संभाल लो, तो ये लोग पहले से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ही ब्लॉक कर दी जाए तो फिर तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा इनके पास।
तो इंफॉर्मेशन ब्लॉकेड भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसमें क्या हुआ है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। क्या हुआ, थोड़े टाइम पहले की बात है, चाइना का एक कार्गो शिप था, वो जानबूझ के वो जो शिप का जो एंकर होता है, मतलब जो कार्गो शिप का कैप्टन था ना, वो जानबूझ के जो शिप का जो एंकर होता है उसको ड्रैग कर रहा था, तो ताकि जो उसमें कम्युनिकेशन केबल था उसको कट किया जा सके। अब कम्युनिकेशन का केबल कट करने से क्या होगा, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा, तो फिर आप जानोगे कैसे अपनी चीजों को। मान लो कि देश का कोई एक हिस्सा है और कोई दूसरा हिस्सा है, उसके उस केबल के जरिए अगर वो कम्युनिकेट कर रहे थे, अगर आपने वही काट दिया तो फिर आप दोनों हिस्सों के बीच में कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगी। अगर मान लो कोई हेल्प चाहिए वॉर में किसी सडन पॉइंट पे, तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज तो सबसे जरूरी चीज होती है। एक तरह से कोई, चाहे आर्मी की हेल्प चाहिए, चाहे कोई मेडिसिन चाहिए, चाहे कोई कुछ लोगों को इवैक्यूएट करना है, कुछ भी सिचुएशन होती है, तो इंफॉर्मेशन ब्लॉकेट से तो आप फिर एक तरह से आपने उनकी जो मेन जो एक स्ट्रीम थी वही तोड़ दी। तो बिल्कुल यही चीज चाइना ने करी है। चाइना ने ये ट्राई किया कि उनकी कम्युनिकेशन केबल तोड़ दी जाए। अब ऐसे में ताइवान के जो, मतलब ये जो इस टाइप के जो कम्युनिकेशन केबल है, वो 14 अंडरग्राउंड केबल्स हैं ताइवान के, जो कि बहुत वेलनरेबल है। ठीक है ना, मतलब उस कंट्री के लिए तो वैल्यूएबल है और वैसे बहुत वेलनरेबल है अगर उनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, अब इसका भी अल्टरनेट ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं। अल्टरनेट क्या हो सकता है, माइक्रोवेव हो सकती है या सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन हो सकता है। अब इस पे एक नोट करने वाली बात मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब वैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने वाली बात है। आपको सुना होगा आपने कि चाइना की एक इलेक्ट्रिक कार्स की कंपनी है BYD। सुना है, सुना ही होगा, डेफिनेटली सुना होगा। तो BYD जो है वो टक्कर दे रही है टेस्ला को। BYD एकदम टक्कर दे रही है टेस्ला को। तो इसमें क्या है कि अगर अब टेस्ला के लिए दो धारी तलवार है ये। टेस्ला को अगर, क्योंकि जब आपने सुना होगा कि जब यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, तब टेस्ला, मतलब इलॉन मस्क की जो एक और कंपनी है स्टारलिंक, उन्होंने यूक्रेन की बड़ी हेल्प करी थी इस चीज में कि आप कम्युनिकेशन जारी रखो हमारी सैटेलाइट्स यूज करके। तो अगर स्टारलिंक को यूज करना चाहे ताइवान तो क्या कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एक तरह से जो अमेरिका के जो इलॉन मस्क साहब हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, वो इस जगह मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं मैच कर रहा? क्योंकि अगर आपने किसी कंट्री के अगेंस्ट में किसी दूसरी कंट्री को हेल्प कर दिया, तो जिसके अगेंस्ट आप गए हो, क्या आपको कोई वहां पे सरवाइव करने देगा? बिल्कुल नहीं। अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे हैं, तो क्या हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। हमने भी उनके अगेंस्ट में चीजें करनी स्टार्ट करी है। बिल्कुल वैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान को अजरबैजान सपोर्ट कर रहा था। ठीक है ना, और अजरबैजान का दुश्मन है अर्मेनिया। तो इंडिया ने अर्मेनिया को हथियार दे दिए। ठीक है ना, तो क्यों दिए? क्योंकि टिट फॉर टैट हमें करना पड़ेगा। जो दुश्मन का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है। वो बड़ी सिंपल सी एक जो लाइन है, ये आजकल की, मतलब एक तरह से सिनेरियो में बहुत फिट बैठती है। क्योंकि अर्मेनिया और अजरबैजान का वॉर चल रहा है। अजरबैजान और जो पाकिस्तान है वो बहुत ज्यादा एक तरह से भाई बंधु की तरह रह रहे हैं, तो उनके बीच में बहुत ऐसे दोस्ती दिखा रहे हैं दोनों। तो हमें तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा ना जो उनके अगेंस्ट में है। तो हमने अर्मेनिया को सपोर्ट कर दिया, हमने उनको वेपन दे दिए कि ठीक है भाई लड़ो तुम। ठीक है ना, और इसीलिए बिल्कुल यही चीज वहां पे हो रही है। अगर इलॉन मस्क साहब अपनी स्टारलिंक जो एक तरह से सैटेलाइट है वो दे देते हैं ताइवान को, किसके लिए? कि आप कम्युनिकेशन पर्पज के लिए हमारी सैटेलाइट यूज कर लो, तो ये किसके अगेंस्ट में चला जाएगा? चाइना के अगेंस्ट में। तो फिर चाइना बोलेगा भाई टेस्ला को अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, है ना। क्योंकि आप हमारी कंट्री से, मतलब अच्छा खासा 17-18% का शेयर है टेस्ला का चाइना रहना के अंदर। तो अगर इतना शेयर, आप इतना मुनाफा यहाँ से उठा रहे हो, इतनी सेल कर रहे हो अपनी चीजें, और आप वॉर के टाइम पे दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो जो हमारे अगेंस्ट में है, तो ऐसा तो कोई कंट्री बर्दाश्त करेगी नहीं। तो फिर इसी चक्कर में हमारे जो इलॉन मस्क साहब हैं, उन्होंने क्या बोला कि भाई हम अपनी वेबसाइट नहीं दे सकते, और कारण दिया है कि भाई कुछ एक तरह से हमारे रूल्स के खिलाफ है, लॉज के खिलाफ है। अब लॉज नहीं है इसमें, एक्चुअली उनका इंटरेस्ट इसमें जा रहा है, इस चीज में उनका वैसा बेनिफिट नहीं है। ठीक है ना, एक बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसके जरिए चीजें सारी चलती है।
वैसे कोई कंट्री किसी के दोस्त नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ एक दूसरे के काम आ रहे हैं तो इसलिए वो दोस्त हैं, ठीक है ना। कम्युनिस्ट किसी के दोस्त कैसे हो सकते हैं, इंडिया और रशिया दोस्त कैसे हो गए? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। जब जब टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे, पहले की बात कर रहा हूँ थोड़ी, तो यूएस सपोर्ट कर रहा था खुलेआम पाकिस्तान को, और वेस्ट सपोर्ट कर रहा था खुलेआम पाकिस्तान को। तो हमें कोई ना कोई ऐसा साथी चाहिए था जो उनको टक्कर दे सके, और उनके अलावा दुनिया में सिर्फ एक रशिया ही ऐसा था जो उनको टक्कर देता था वॉर और वेपन्स के मामले में। तो हम फिर ऑब्वियसली हमें जाना पड़ा उनके पास। ये बात हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी बोली है कि कहीं ना कहीं आप ही की वजह से हम उनकी तरफ मूव किए हैं, वरना हमें कोई जरूरत नहीं थी उनकी तरफ मूव करने की। आप ही ने भेजा है हमें। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हो, आप उनसे ऑयल खरीद रहे हो, तो उन्होंने यही बोला कि भाई आप ही अगर हिस्ट्री देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम उनके साथ मतलब इतने पक्ष में उनके क्यों हैं, हम क्यों उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि जब टाइम था तब आपने हमें अपने साथ मिलाया ही नहीं, आपने तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप का सपोर्ट किया। तो हम क्यों नहीं आज जाएंगे रशिया के साथ? बिल्कुल जाएंगे, एकदम खुल के सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इन लोगों ने जब हमें जरूरत थी तब हमें सपोर्ट कहाँ किया था? नहीं किया। अच्छा, अब इसका असली रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों नहीं स्टारलिंक, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं कि आसपास की जो कंट्रीज है वो किसका सपोर्ट करेगी, आसपास के देश किसका पक्ष लेंगे। देखो, जापान और फिलीपींस दोनों ये मानते हैं कि ताइवान जो है उसकी स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वही बात है, ये जो पोलैंड है, ये जो बाकी यूरोप है, ये क्यों चाह रहा है कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, इतना अंधाधुंध हथियार दे रहा है, इतना पैसा लगा रहा है, ठीक है ना। ये क्यों कर रहे हैं? ये बेसिकली यही कर रहे हैं कि कल को अगर यूक्रेन ले लिया तो पोलैंड भी ले लेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये भी यूएसएसआर का ही हिस्सा था ना पोलैंड भी, तो ठीक है, सपोर्ट करो यूक्रेन को। बिल्कुल यही चीज यहाँ पे हो रही है। जापान और फिलीपींस क्यों ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर आज चाइना ने ताइवान पे कब्जा कर लिया तो कल को आके बोल देगा कि ये भी हमारा ही है भाई, लाओ ये भी लाओ, और हमसे भी लड़ाई लड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि उसको बनाए रखो, ताइवान की स्वतंत्रता बनी रहे, इसलिए खुल के सपोर्ट है, ओपन सपोर्ट है, ठीक है ना। अमेरिका जो है वो पहले किसी भी टाइप के जो इन्वेजन है उसके अगेंस्ट में ताइवान के साथ था, ठीक है ना। और किसी भी ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए अमेरिका ने बोला था कि हम रेडी हैं, और इस वजह से थोड़ा जो काउंटर ब्लॉकेड का डर चाइना को भी था, ठीक है। इसीलिए उसने अपनी जो इसेंशियल सप्लाई है उसको भी बढ़ाया है। चाइना ने भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताइवान ने ही अपनी सप्लाईज को स्टॉक पाइल किया है, चाइना ने भी किया है, क्योंकि वॉर के टाइम पे कोई भी देश ऐसा करेगा। अब ट्रंप के आने के बाद स्थिति थोड़ी सी बदली है। ट्रंप के आने के बाद ट्रंप की पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, मतलब सारे देशों से टैरिफ लगा दिए। इसमें क्यों किया ऐसा? क्योंकि अमेरिका बोल रहा है कि अमेरिका को खर्चा देना पड़ रहा है आप लोगों का, और आप लोग हमें कुछ बेनिफिट दे नहीं रहे, तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। और अमेरिका क्या कह रहा है अभी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंदर कि भाई हम जो है वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट कम करेंगे यूरोप और मिडल ईस्ट के अंदर, और हमारा फोकस बेसिकली रहेगा चाइना के ऊपर। उनका ऐसा कहना है कि हम सपोर्ट तो करेंगे लेकिन उस स्तर पे जाके नहीं करेंगे कि हम अपने खर्चे की परवाह नहीं कर रहे, हम अपनी परवाह नहीं कर रहे और हम आपको बचा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम। और अमेरिका ने ये भी सलाह दी है कि ताइवान को अपना जो डिफेंस बजट है वो बढ़ा देना चाहिए। भाई 2% है उनका डिफेंस बजट, तो उसको बढ़ा के कम से कम आप 10% करो। हालांकि उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी बोला है कि भाई हम इसको बढ़ाएंगे, और 2 से 3 तो कर दिया है, 3% तो उन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है ना। लेकिन आगे वो कितना बढ़ाते हैं कितना नहीं बढ़ाते हैं ये बेसिकली उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब ये बात है चाइना और ताइवान को लेकर। इसमें मैंने आपको उनकी हिस्ट्री भी बताई, मैंने ये भी बताया कि आज की क्या सिचुएशन है और वॉर होगा या नहीं होगा। मेरे हिसाब से जितना सिचुएशन जो आज की देख रहे हैं हम, तो पूरे चांसेस हैं कि जैसे रशिया ने लॉन्च किया है अटैक, वैसे चाइना भी ताइवान के ऊपर अटैक लॉन्च कर सकता है। लेकिन अगर ट्रंप गवर्नमेंट रही तो अमेरिका का उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा इस वॉर पे, ठीक है, रहेगा लेकिन उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। बाकी अब आपको क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट्स में लिख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि ऐसे किसी टॉपिक पे बात होनी चाहिए तो आप सजेशन भी दे सकते हो कि भाई ऐसा कोई टॉपिक है, इस पे बात करिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड